एक तरफ चाइना और अमेरिका दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हथियारों की होड़ में खुद सबसे आगे खड़े हैं। कंबोडिया को चाइनीज मेड ड्रोन्स, रॉकेट सिस्टम और सर्विलेंस रडार मिल रहे हैं, तो वहीं थाईलैंड को अमेरिका से हाईटेक वेपन्स, नाइट विजन सिस्टम और बैटलफील्ड ड्रोन्स की सप्लाई हो रही है। और ऊपर से हाइपोक्रेसी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके धमकी दे रहे हैं कि अगर दोनों देश सीज फायर नहीं करते तो अमेरिका ट्रेड सैंक्शन लगाएगा। अब सवाल ये है कि ये देश वाकई में शांति चाहते हैं या साउथ ईस्ट एशिया को भी एक नया यूक्रेन बनाते देखना चाहते हैं। एशिया के नाम पर कूटनीति की बातें होती हैं, लेकिन पीछे से सुपर पावर अपना आर्म्स मार्केट फैला रहे हैं। जिसके हाथ में ग्लोबल पीस की चाबी होनी चाहिए, वही आज बारूद के थैले बांट रहे हैं और कीमत चुका रही है साउथ ईस्ट एशिया की पब्लिक। इस एपिसोड में समझिए कि थाईलैंड और कंबोडिया में वॉर क्यों शुरू हुई और इसके पीछे का कारण क्या है और किसकी गलती से इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका सीधा बेनिफिट किसको मिलने वाला है, अमेरिका, चाइना और थाईलैंड या कंबोडिया को। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक बार फिर जमीनी लड़ाई चल रही है। गोलीबारी और धमाकों के बीच अब सवाल सिर्फ बॉर्डर का नहीं बल्कि इंसानियत का बन चुका है। साउथ ईस्ट एशिया की दो पड़ोसी सरकारें फिर एक बार उसी इतिहास को दोहरा रही हैं। अगर अभी हो रही लड़ाई का हमें कारण जानना है तो हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा। 1907 में जब फ्रांस ने कंबोडिया का नक्शा तैयार किया था, उस वक्त के नक्शे में प्रीविहिर और टामोन जैसे ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के इलाके में दिखाए गए, लेकिन थाईलैंड ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने फैसला दिया कि प्रीविहिर मंदिर कंबोडिया को सौंप दिए जाएं। मंदिर तो चला गया, लेकिन उसके आसपास की जमीनों पर आज भी दोनों देश उस पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह प्रीविहिर मंदिर कौन सा है। तो ये शिव भगवान का समर्पित वो प्राचीन धरोहर है जो थाईलैंड में लोगों के लिए आस्था से बढ़कर राष्ट्रीय सम्मान है। सदियों से थाई संस्कृति ने इस मंदिर को अपनी ऐतिहासिक पहचान माना है, लेकिन जब 2008 में यूनेस्को ने इसे कंबोडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया तो थाईलैंड में गुस्सा भड़क गया। लोगों को लगा जैसे उनके इतिहास का कोई और झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहा है। तभी इसे इस मंदिर की चोटी पर सिर्फ घंटियां नहीं बल्कि गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सोल्जर्स ने मोर्चा खोल दिया, आर्टिलरी डिप्लॉय हो गई और युद्ध के धमाके प्रीविहिर मंदिर की सीढ़ियों पर सुनाई दिए। थाईलैंड के लिए यह सिर्फ एक जमीनी टुकड़ा नहीं है, आस्था, पहचान और अस्तित्व का सवाल है। और इसी जज्बे ने एक धार्मिक स्थल को आज साउथ ईस्ट एशिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना दिया है। 2008 से 2011 के बीच भी इसी मंदिर को लेकर गंभीर झड़पें हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों बेघर भी हुए। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए थाईलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की और वहां भी यह मामला सुलझने की बजाय और पेचीदा हो गया और इसके कारण पीएम को रिजाइन तक देना पड़ा। दरअसल 15 जून 2025 को थाईलैंड की पीएम पेट्रोंगट्रन सिनावाट्रा ने कंबोडिया के सीनेट प्रेसिडेंट और पूर्व पीएम हुन सेन से एक निजी फोन कॉल की, जिसमें उन्होंने हुन सेन को अंकल कहकर बात की और उन्हें आग्रह किया कि थाईलैंड की अपोजिशन की बातों पर विश्वास ना करें, खासकर उन थाई मिलिट्री जर्नलों की जो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हुन सेन को कोई परेशानी हो तो वे टेक केयर ऑफ इट करेंगी। यह बात 17 मिनट की थी। हुन सेन ने इसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें से एक 9 मिनट का एक पार्ट पब्लिक में लीक हो गया। इस लीक के बाद थाईलैंड की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मच गई और पेट्रोंगट्रन को अपनी ही कोलिशन से समर्थन खोना पड़ा। बुमजा थाई पार्टी छोड़कर चली गई और कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जनता और सेना ने मिलकर इसे नेशनल डिग्निटी के खिलाफ एक शर्मनाक पेशकश माना। कहीं ना कहीं यह कॉल थाईलैंड की सुरक्षा भावना और आर्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर करने जैसा था। पीएम ने बाद में माफी मांगी, कहा कि अब प्राइवेट नेगोशिएशन टैक्टिक्स था, लेकिन पॉलिटिक्स प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें रिजाइन तक देने की नौबत आ गई। इसके बाद 23 जुलाई 2025 को थाईलैंड के अबोन बॉर्डर पर एक लैंडमाइन फटा, जिसमें 2 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए और एक सोल्जर की वहीं डेथ हो गई। इसके बाद थाईलैंड ने सीधा आरोप लगाया कि लैंडमाइन कंबोडियन आर्मी ने बिछाया था। अगले ही दिन जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से रॉकेट लॉन्चर्स और आर्टिलरी सेलिंग हुई
और यहाँ तक कि थाईलैंड की ओर से F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल भी किया गया। कंबोडिया की तरफ से भी जवाब जबरदस्त था। उन्होंने थाईलैंड की 10 सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। दोनों देशों की सरकारें अब एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लड़ाई में केवल सैनिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी फंस चुके हैं। इस वॉर में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसमें कंबोडिया और थाईलैंड दोनों को काफी नुकसान भी हुआ है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। स्कूल बंद हैं, अस्पताल खाली हैं और हजारों लोग अब टेंट शेल्टर्स में जी रहे हैं। अब यह सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहा है, बल्कि यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है और दुनिया चुपचाप देख रही है। लेकिन वहीं 28 जुलाई को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में एशियान की आपातकालीन बैठक हुई, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री शामिल हुए। अमेरिका और चीन के खुद को न्यूट्रल ऑब्जर्वर बताया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर शांति नहीं आई तो अमेरिका थाईलैंड और कंबोडिया दोनों पर ट्रेड सैंक्शन लगाने की सिफारिश करेगा। एशियान की मीडिएशन इस समय कमजोर साबित हो रही है। कागज पर बातचीत हो रही है, लेकिन जमीन पर बंदूकें अभी भी गर्म है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, जो इस लड़ाई का एक मेन मुद्दा भी हो सकता है। थाईलैंड में अगले महीने जनरल इलेक्शन होने हैं और वहां की मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट को नेशनलिस्ट भावनाएं भड़काने का फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ कंबोडिया में हुन मिनेंट की सरकार विरोध में घिरी हुई है और वह मिलिट्री एग्रेशन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यही दोनों तरफ एक हिडन एजेंडा चल रहा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पर युद्ध को फ्यूल दिया जा रहा है और चाइना और अमेरिका अपने मार्केट को चमकाने में लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, जिससे इतनी मेहनत करने का मजा भी आए। धन्यवाद।